जा रहे हैं रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, प्रिज्म से होकर अपवर्तन। यह टॉपिक भी प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन से ही जुड़ा है। प्रिज्म के बारे में हम आपको बता चुके हैं कि इसमें 3 रेक्टेंगुलर सरफेसेज होते हैं और 2 ट्रायंगुलर सरफेसेज होते हैं। प्रिज्म इज द portion of a transparent medium surrounded by 3 rectangular surfaces and 2 triangular surfaces। इस तरीके का A, B, C, B डैश, A डैश, C डैश। कौन कौन सरफेस हो गया? ए बी बी डैश ए डैश एक रेक्टेंगुलर सरफेस यह हो गया। ए सी सी डैश ए डैश दूसरा रेक्टेंगुलर सरफेस यह हो गया। बी सी बी डैश सी डैश तीसरा रेक्टेंगुलर सरफेस यह हो गया। ए बी सी एक ट्रायंगुलर सरफेस हो गया। ए डैश बी डैश सी डैश दूसरा ट्रायंगुलर सरफेस हो गया। इस पोर्शन को हम लोग कहते हैं प्रिज्म। अब नीचे वाला जो सरफेस है उसको हम लोग बेस कहते हैं। तो रिफ्रैक्शन कहां कहां होगा? सिर्फ 2 सरफेस से होगा, एक ए बी बी डैश ए डैश से और दूसरा ए सी सी डैश ए डैश से। तो कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए हम ए बी बी डैश ए डैश को केवल सरफेस ए बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देख लीजिए, सरफेस ए बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर ए सी सी डैश ए डैश को लाइन ए सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सरफेस बी सी सी डैश बी डैश को लाइन बी सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सरफेस ए बी बी डैश ए डैश पर कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है। ये लाइट रे है ओपी। ओपी नॉर्मल ये सरफेस ए बी पर नॉर्मल खींच दिए I1 एंगल बनाते हुए, नॉर्मल से I1 एंगल बनाते हुए। यह जो लाइन ए बी है वह सरफेस ए बी बी डैश ए डैश को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब वह लाइट रे R1 एंगल बनाते हुए रिफ्रैक्ट हो गया। ये R1 एंगल बनाते हुए रिफ्रैक्ट हो गया और फिर यह जो लाइट रे PQ है, जो रिफ्रैक्टेड रे है, एगेन इंसिडेंट हुआ सरफेस ए सी सी डैश ए डैश पर, जिसको केवल लाइन ए सी से रिप्रेजेंट किए। वहां पर एगेन रिफ्रैक्शन होगा। क्या बताए थे? डेंसर टू रेयरर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ऐसे ये तो क्या देखे? 2 बार रिफ्रैक्शन हो रहा है। एक रिफ्रैक्शन हो रहा है एयर टू ग्लास, रेयरर टू डेंसर मीडियम। दूसरा रिफ्रैक्शन हो रहा है ग्लास टू एयर, डेंसर टू रेयरर मीडियम। तो रेयरर से डेंसर मीडियम में आते समय लाइट रे नॉर्मल की ओर मुड़ गई। डेंसर से रेयरर में जाते समय लाइट रे नॉर्मल से दूर हट गई। ये R2 एंगल बनाते हुए इंसिडेंट हुआ, I2 एंगल बनाते हुए बाहर निकल गया। अगर प्रिज्म नहीं रहता तो क्या होता? लाइट रे ऐसे चली जाती। प्रिज्म नहीं होता तो क्या होता? लाइट रे ऐसे चली जाती। यानी कि डेविएशन प्रिज्म के द्वारा 2 बार, खुद देख लीजिए, एक बार ऐसे और फिर ऐसे, यानी टोटल डेविएशन क्या हो गया? टोटल डेविएशन को इस डेल्टा एंगल से हम रिप्रेजेंट किए।
प्रिज्म नहीं होता तो लाइट रे सीधे चली जाती। प्रिज्म के कारण डेल्टा एंगल से डेविएट होकर के लाइट रे ऐसे जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है। तो डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द प्रिज्म कितना हो गया? डेल्टा हो गया। डेल्टा, इसका कुछ नाम दे देते हैं। एस टी, ये एंगल टी एस आर, ये क्या है? एंगल डेल्टा हो गया, डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द प्रिज्म। अब इसके बारे में 2 लाइन लिख देते हैं। लेट ए लाइट रे ओपी बी इंसिडेंट ऑन द surface AB of a prism, making angle I1 with normal. The refracted ray PQ makes angle R1 with normal. The refracted ray PQ again incident on the surface AC, making angle R2 with normal and emerges out from the prism making angle I2 with normal। पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। हिंदी में लिख दिए हैं, इसको भी पॉज करके नोट कर लीजिए। Now deviation produced by the prism. Now deviation produced by the prism. अब प्रिज्म के द्वारा उत्पन्न विचलन डेल्टा बराबर क्या है? टी एस आर, एंगल टी एस आर, यही डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द प्रिज्म है। एक बार फिर से देख लीजिए, लाइट रे जा रही थी ऐसे, डेल्टा एंगल बनाते हुए अब ऐसे जा रही है। ठीक है, अब ये एंगल किसके बराबर है? तो ये एंगल, यह एंगल बराबर होगा इतना प्लस इतना, एंगल एस पी क्यू प्लस एंगल एस क्यू पी। कैसे होगा हम ये भी बता रहे हैं। और डेल्टा बराबर एंगल एस पी क्यू प्लस एंगल एस क्यू पी। कैसे होगा खुद देख लीजिए, याद लीजिए। यह एंगल प्लस यह एंगल प्लस यह एंगल, ट्रायंगल एस पी क्यू में फिर से देखिएगा,
यह एंगल प्लस यह एंगल प्लस यह एंगल, तीनों मिलकर के कितना 180 डिग्री। और यही एंगल पी एस क्यू इस डेल्टा के साथ मिलकर के भी, ये डेल्टा हम बड़ा दिखाए हैं, यही एंगल यहां पर है, इस एंगल के साथ मिलकर के भी 180 डिग्री, यानी कि यह डेल्टा किसके बराबर है, एस पी क्यू प्लस एस क्यू पी के बराबर है। ठीक है, अब यह एंगल किसके बराबर है, एंगल एस पी क्यू, तो खुद देख लीजिए, यह I1 है तो ये पूरा I1 है, यानी I1 में से R1 अगर निकाल लेते हैं, डिक्रीज कराते हैं, तो ये बचता है। तो एस पी क्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, I1 माइनस R1। इस एस पी क्यू को क्या लिख सकते हैं, I1 माइनस R1। फिर एस क्यू पी को क्या लिखेंगे, यहां ध्यान दीजिए, यह I2 है तो ये पूरा एंगल I2 है, इस I2 में से R2 को निकाल लेते हैं, हटा देते हैं, तो क्या बचता है, एस क्यू पी बचता है, यानी एस क्यू पी को क्या लिखेंगे, I2 माइनस R2। और डेल्टा बराबर I1 प्लस I2 माइनस R1 माइनस R2, और डेल्टा बराबर I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2। ये एक डेविएशन के लिए फॉर्मूला निकल गया, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। हाँ, अगेन फ्रॉम फिगर, फिगर से फिर देखिए, अगेन फ्रॉम फिगर। अब देखिए इसमें ए पी यू क्यू ए में इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, जिसको ए से ही डिनोट किया जाता है। तो एंगल ऑफ प्रिज्म ए प्लस, एक मिनट, क्यू ए पी, एंगल क्यू ए पी प्लस एंगल ए पी यू, एंगल ए पी यू प्लस एंगल पी यू क्यू, एंगल पी यू क्यू प्लस एंगल ए क्यू यू, एंगल ए क्यू यू इक्वल टू, टोटल एंगल कितना होगा 360 डिग्री। और क्यू ए पी को एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं, दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच के एंगल को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, डिनोट करते हैं किस चीज से, कैपिटल ए से, यानी कि यह ए हो गया। ए पी क्यू किसके बराबर है, 90 डिग्री है। ए पी क्यू किसके बराबर है, ये नॉर्मल है डॉटेड लाइन, निश्चित रूप से यह एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा, प्लस एंगल पी यू क्यू अननोन एंगल है, फिर यहां पर ए क्यू यू, फिर ये एंगल 90 हो गया। क्यों 90 हो गया, क्योंकि ये डॉटेड लाइन नॉर्मल है, तो ये 90 इक्वल टू 360 डिग्री। और ए प्लस एंगल पी यू क्यू इक्वल टू 360 में से 90 प्लस 90 180 को हम लोग हटा देंगे, 360 माइनस 180 कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। और ए प्लस पी यू क्यू, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। एंड इन ट्रायंगल
PUQ त्रिभुज में क्या होगा, देखिए तो R1 प्लस R2 प्लस एंगल PUQ, R1 प्लस R2 प्लस एंगल PUQ बराबर 180 डिग्री। इसको मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन। अब देखिए तो दोनों को, इक्वेशन सेकेंड और थर्ड को देखिए, क्या था, A प्लस एंगल PUQ 180, इसमें क्या है R1 प्लस R2 प्लस PUQ इक्वल टू 180, यानी कि R1 प्लस R2 किसके बराबर है, A के बराबर है। Therefore, from equation सेकेंड एंड थर्ड क्या मिल रहा है हमको नया रिजल्ट, R1 प्लस R2 इक्वल टू A। पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। Therefore, from equation फर्स्ट क्या मिल रहा है, डेल्टा इक्वल टू I1 प्लस I2 और R1 प्लस R2 की जगह क्या रख देंगे, A रख देंगे। ये हो गया इक्वेशन 4, ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 4। पॉइंट ए, कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन, न्यूनतम विचलन, के लिए शर्त। अब ये जो डेल्टा है I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2, यह मिनिमम हो, इसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, तो हमको कंडीशन ढूंढना है कि किस कंडीशन में इस डेल्टा का वैल्यू मिनिमम हो सकता है। तो जरा देख लीजिए, इस डेल्टा को हम लिख सकते हैं रूट I1 का स्क्वायर प्लस रूट I2 का स्क्वायर, फिर R1 को लिख सकते हैं रूट R1 का स्क्वायर प्लस रूट R2 का स्क्वायर। अब इसको देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। तो एक फॉर्मूला हम आप लोग को बताए हुए, हम नहीं बताए हैं, पहले भी आप पढ़े हैं, अलजबरा में पढ़े हैं आप लोग। फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसा हो सकता है, ये आप पढ़े हैं अलजबरा में। हम भी मैथमेटिकल टूल्स जब बता रहे थे तो उसमें बताए हैं 11th में। तो इस फॉर्मूला पर हम लोग इसको बैठाएंगे। इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा इक्वल टू रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट I1 इंटू I2। इसी तरीके से फिर इसको भी लिख सकते हैं रूट R1 माइनस रूट R2 माइनस रूट R2 का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट R1 इंटू R2। ठीक है, इतना हम लोग उस फॉर्मूला पर बैठा दिया, अलजेब्रा के फॉर्मूला पर। अब हमको देखना है कि डेल्टा का वैल्यू मिनिमम कब हो सकता है, कैसे होगा, क्या करेंगे कि डेल्टा का वैल्यू मिनिमम हो जाए। तो मान लीजिए अगर I1 I2 के बराबर हो जाए, अगर I1 I2 के बराबर हो जाए तो रूट I1 क्या हो जाएगा,
√I1 √I2 के बराबर हो जाएगा, यानी कि √I1 माइनस √I2 क्या होगा, 0 हो जाएगा, यानी यह पोर्शन 0 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर R1 R2 के बराबर हो जाए, √R1 √R2 के बराबर हो जाए, तो √R1 माइनस √R2 क्या होगा, वह भी 0 हो जाएगा। यानी अगर I1 I2 के बराबर हो, R1 R2 के बराबर हो, तो ये पोर्शन भी 0 हो जाएगा, ये पोर्शन भी 0 हो जाएगा। इस स्थिति में, इस सिचुएशन में इस डेल्टा का वैल्यू मिनिमम हो सकता है। तो डेल्टा का वैल्यू मिनिमम कब होगा, जब यह 0 हो जाए, यह 0 हो जाए। इसको पहले पॉज करके नोट कर लीजिए। अब देखिए, द वैल्यू ऑफ डेल्टा विल बी मिनिमम, डेल्टा का मान न्यूनतम होगा यदि, इफ क्या होगा, √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर 0 और √R1 माइनस √R2 का होल स्क्वायर 0 और √I1 माइनस √I2 इक्वल टू 0 और √R1 माइनस √R2 इक्वल टू 0। फिर और √I1 इक्वल टू √I2 और √R1 इक्वल टू √R2। इसलिए I1 इक्वल टू I2 और R1 इक्वल टू R2। यही कंडीशन हो गया किस बात के लिए, मिनिमम डेविएशन के लिए। इसको पॉज करके नोट कीजिए। एक पॉइंट और है इसमें, प्रिज्म फार्मूला, प्रिज्म फार्मूला, प्रिज्म का सूत्र, प्रिज्म का सूत्र। तो यहां पर फॉर मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन, न्यूनतम विचलन के लिए, न्यूनतम विचलन के लिए क्या था, I1 इक्वल टू I2 था, जिसको I हम मान लिए। फिर क्या था, और R1 इक्वल टू R2 था, जिसको हम R मान लिए। देन मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन क्या होगा, तब न्यूनतम विचलन, डेल्टा को हम यहां पर डेल्टा मिनिमम लगा दे रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, डेल्टा मिनिमम या डेल्टा एम, डेल्टा एम। तो डेल्टा एम बराबर क्या होगा, I प्लस आई हो जाएगा। I1 प्लस I2 माइनस ए था, तो डेल्टा एम बराबर 2I माइनस ए हो गया और 2I बराबर डेल्टा एम प्लस ए हो गया। इसलिए I बराबर कितना हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा डेल्टा एम प्लस
a/2 और फिर R1 प्लस R2 a था, तो यह R प्लस R हो जाएगा a, और 2R बराबर क्या होगा a, इसलिए R बराबर क्या होगा a/2 होगा। अब प्रिज्म का फॉर्मूला क्या था? प्रिज्म का फॉर्मूला फिर से देखिए, किसी सरफेस के लिए, जैसे मान लीजिए इसके लिए AB के लिए क्या लिखिएगा? सपोज दैट प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर म्यू है तो वह म्यू क्या होगा? नाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म, ऑफ द material of the prism, material of the prism। अब प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू बराबर क्या होगा? साइन I1 बटा साइन R1 फिगर से। लेकिन फिगर में I1 और R1 क्या था? I1 I था, R1 R था मिनिमम डेविएशन के लिए। तो यह क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा साइन I बाई साइन R। पहले पॉज करके नोट कीजिए। अब क्या करेंगे? म्यू बराबर साइन I की जगह पर डेल्टा M प्लस a/2 हो गया। साइन R की जगह क्या हो जाएगा? a/2 हो गया। यही प्रिज्म का फॉर्मूला हो गया। इसमें एक पॉइंट और है, ये प्रिज्म का फॉर्मूला हो गया। इसमें एक पॉइंट और है, वह है थीन प्रिज्म। थीन प्रिज्म, पतला प्रिज्म, पतला प्रिज्म। अब देखिए प्रिज्म पतला कब होगा, थीन प्रिज्म कब होगा? तो थीन प्रिज्म होने का मतलब है कि इस एंगल ऑफ प्रिज्म का वैल्यू मिनिमम हो, नगण्य हो, नेग्लिजिबल हो। तो नेग्लिजिबल कब होगा? जब यह बहुत पतला हो जाएगा। यहां ध्यान दीजिए, इस ए का वैल्यू बहुत कम होना चाहिए, तब हम लोग इसको कहते हैं थीन प्रिज्म। तो थीन प्रिज्म के लिए, फॉर थीन प्रिज्म क्या होगा? पतले प्रिज्म के लिए देखिए साइन डेल्टा M प्लस a/2 क्या होता है? कई बार बताए हुए हैं, जब अगर थीटा छोटा है तो साइन थीटा किसके बराबर होता है? थीटा के बराबर होता है। तो यहां भी डेल्टा तो पहले से मिनिमम है, थीन प्रिज्म के लिए ए भी मिनिमम हो जाएगा, यानी कि यह क्या होगा? बहुत छोटा एंगल हो जाएगा। उस स्थिति में यह किसके बराबर हो जाएगा? यह हो जाएगा डेल्टा M प्लस a/2 के बराबर। और साइन a/2 यह किसके बराबर हो जाएगा? यह करीब करीब a/2 के बराबर हो जाएगा। तो अब हमको प्रिज्म फॉर्मूला क्या मिलेगा थीन प्रिज्म के लिए? थीन प्रिज्म के लिए हम लोग को प्रिज्म फॉर्मूला मिलेगा म्यू बराबर, यहां से आ जाते हैं, म्यू बराबर साइन डेल्टा M प्लस a/2 के जगह पर सीधे डेल्टा M प्लस a/2 लिख दिए, बाई a/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा? बच गया डेल्टा M प्लस a/a। और डेल्टा M प्लस a बराबर क्या होगा? म्यू a हो गया, इसलिए डेल्टा M बराबर क्या हो जाएगा? म्यू a माइनस a हो गया। और डेल्टा M बराबर क्या हो जाएगा? म्यू माइनस 1a हो गया। यह फॉर्मूला तब लागू होगा जब प्रिज्म क्या है? थीन है। इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। इस प्रिज्म में
इतना ही।